मैं अचानक एक 14 साल के आदि मानव बच्चे के शरीर में उठता हूँ। चारों ओर नजर घुमाता हूँ तो पता चलता है कि मैं एक गुफा में हूँ। इतने में मेरे पैर में दर्द होता है। देखते ही जान जाता हूँ कि मुझे सांप ने काटा है। मैं कोई भी देरी किए बिना पास में चाकू जैसा पत्थर उठा के काटे हुए हिस्से में थोड़ा कट मारता हूँ, जिससे खून के साथ पीला पानी भी निकलता है। उसके बाद काटे हुए हिस्से को आग से जला देता हूँ। ये सब करने पर मुझे बहुत दर्द होता है। मैं खुद को संभालता हूँ। मैं इस उम्मीद में लेट जाता हूँ कि ज्यादा प्रोटीन जहर को कम कर देगी। मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मैं एक 21वीं शताब्दी का इंसान हूँ। मैं अपनी पहली जिंदगी में एक लड़ाकू सैनिक हुआ करता था, मगर एक मिशन के दौरान मेरा पैर चट्टान से फिसलने की वजह से मैं खाई में गिर जाता हूँ। होश में आने से पता चलता है मेरी सोल ट्रांसमाइग्रेट हो चुकी है। थकान और दर्द में कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली देखा बाहर से एक महिला अपने साथ में भुना हुआ गोश्त लेके आ रही है। वह गोश्त मेरे लिए था। मैंने गोश्त को लिया और खा गया। इतने से मेरा भूख शांत नहीं हुआ तो मैंने उस महिला से हाथ के इशारे से पूछा, क्या और गोश्त मिल सकता है? उसने कहा, नहीं। यह एक 50 लोगों का छोटा सा कबीला है। कुछ जवान आदमी, औरतें, बच्चे और एक बुजुर्ग रहते हैं। यहाँ खाना पहले बड़ों को, फिर बच्चों और बूढ़ों को, उसके बाद मेरे जैसे कमजोर लोगों को दिया जाता है। यह जानकर अगर मैंने अपने खाने के लिए अब कुछ नहीं किया तो मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। सर्दियां भी पास आ रही हैं। मैं उठा और जंगल की ओर चल पड़ा। मुझे पता चला कि यहाँ कहीं पास में एक नदी बहती है। मैंने नदी में मछलियां पकड़ने का मन बनाया। सोचा मछलियां कैसे पकड़ूं, क्योंकि इस कबीले के लोग तो मछलियां खाते नहीं, और जाहिर सी बात है अगर खाते नहीं तो पकड़ने वाला सामान भी नहीं होगा। इतने में मेरी नजर वहीं पास के पेड़ों में लिपटी हुई बेलों पर पड़ी। मैंने बेलें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ देर में बेलों का ढेर लग गया। मैं उन बेलों के ढेर को गुफा के मुहाने पर ले जाकर टोकरियां तैयार करने लगा। 3 बच्चों ने मुझे टोकरियां बनाते देख पास में आकर आश्चर्य भरी निगाहों से मुझे देखने लगे। यहीं पास में महिलाएं घास सुखा रही थीं। इतने में एक चीख सुनाई देती है। पलटकर देखने पर 3 लोग दिखाई देते हैं, एक मुखिया और 2 कबीले के आदमी जो अपने हाथ में इंसानों के सिर जितना बड़ा अंडा लिए भाग रहे थे। देखते ही देखते एक 5 मीटर का भयंकर टेरर पक्षी दिखाई देता है जो उन तीनों के पीछे पड़ा था। यह देखते ही मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, अंडे को फेंक दो, मगर किसी ने नहीं सुना। पक्षी मुखिया के पीछे लग गया। मैं चिल्लाते हुए कहता रहा, अंडे को छोड़ दो, मगर मुखिया ने अंडे को नहीं छोड़ा और मुखिया को उस टेरर पक्षी ने पलक झपकते ही उस टेरर बर्ड ने हमला कर दिया। उसकी एक ही घातक चोंच ने मुखिया के प्राण ले लिए। मुखिया की ऐसी दर्दनाक मृत्यु देख अंडों की रखवाली कर रहे बाकी 2 लोग उन्हें वहीं छोड़कर जंगल की ओर भागे और बंदरों की फुर्ती से पेड़ों पर जा चढ़े। वह भयंकर पक्षी अपनी गर्दन घुमाकर चारों ओर शिकार तलाशने लगा। मेरे पास खड़े बच्चों ने ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। वे डर के मारे चीखने और बिलखने लगे। उस शिकारी पक्षी ने आवाज सुन ली और अब वह हमारी ही तरफ बढ़ने लगा। संकट भांपते ही मैंने बच्चों को गुफा की ओर खदेड़ा और खुद भी तेजी से वहां से भागा। गुफा के द्वार पर खड़ी महिलाएं घबराहट में एक विशाल गोल पत्थर से प्रवेश द्वार बंद करने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, गुफा का मुंह पत्थर से ढक दिया गया। वह पक्षी अब भी हार मानने को तैयार नहीं था और पत्थर पर अपनी चोंच से प्रहार कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद जब उसे सफलता नहीं मिली तो वह वापस मुड़ा और मुखिया के शव को नोचने लगा। गुफा के भीतर सन्नाटा और दहशत का माहौल था, लेकिन मेरा मस्तिष्क किसी और दिशा में दौड़ रहा था। मैं सोच रहा था कि इस शिकारी ने इंसान का मांस चख लिया है और अब इसे हमारे ठिकाने का पता भी है। जब तक यह जीवित है हम कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। तभी मेरी नजर उस पक्षी की लंबी और मजबूत टांगों पर पड़ी और मेरी आंखों में एक चमक सी आ गई। मैंने पास ही पड़ी सूखी हुई सांप की खाल उठाई और मुट्ठी के आकार के 2 भारी पत्थरों को उसके दोनों सिरों पर मजबूती से बांधने लगा। गुफा के बुजुर्ग और बाकी लोग हैरानी और आशंका के साथ मेरी इस अजीब हरकत को देख रहे थे, लेकिन मैंने अपना ध्यान नहीं भटकाया। कुछ ही देर में मेरा बोला तैयार था। मैंने गुफा के मुंह पर बने एक छोटे से छेद से बाहर कदम रखा। कुछ लोगों ने मुझे रोकने का प्रयास जरूर किया, पर उस पक्षी के खौफ के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह मुझे रोकने के लिए बाहर कदम रख सके।
मैं झाड़ियों की आड़ लेता हुआ दबे पांव उस शिकारी पक्षी की ओर बढ़ने लगा। पक्षी से एक निश्चित दूरी पर रुककर मैंने बोला के मध्य भाग को पकड़ा और उसे हवा में पूरी ताकत से घुमाना शुरू किया। हवा को चीरती उस सरसराहट को सुनकर भयंकर पक्षी ने अपनी लंबी गर्दन उठाई और चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी हिंसक नजरें मुझ पर पड़ीं और वह गूंजती हुई आवाज के साथ मेरी तरफ झपटा। यह देखकर गुफा के भीतर छिपे लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन मैं किसी अचल चट्टान की तरह अपनी जगह पर डटा रहा। मेरा पूरा ध्यान केवल उसके कदमों पर था। जैसे ही वह विशाल पक्षी करीब 30 मीटर के दायरे में आया, मैंने पूरी सटीकता के साथ गोला को हवा में छोड़ दिया। पत्थरों के भार से खिंची वह खाल हवा में लहरें लेती हुई सीधे पक्षी की टांगों से जा लिपटी और फंदे की तरह कस गई। अपनी गति के कारण पक्षी अभी भी मेरी तरफ बढ़ रहा था और अब वह मुझसे महज 10 मीटर की दूरी पर था। तभी उसने मुझ पर अंतिम प्रहार के लिए ऊंची छलांग लगाई, लेकिन पैरों में फंसे उस फंदे ने अपना काम कर दिया था। संतुलन बिगड़ते ही वह भारी भरकम शरीर लेकर मुंह के बल जमीन पर आ गिरा और अपने छोटे छोटे डैने फड़फड़ाने लगा। बिना वक्त गवाए मैंने पास पड़ा एक विशाल पत्थर उठाया और अपनी पूरी शक्ति से उसके सिर पर दे मारा। कुछ पल की तड़प के बाद उस भयंकर जीव ने फड़फड़ाना बंद कर दिया। यह सब देखकर वहां मौजूद हर शख्स अवाक रह गया। पेड़ों पर चढ़े उन दो युवकों ने भी अपनी आंखों से इस हैरतंगेज शिकार को देखा था। सबको अचंभे में छोड़ मैंने उन दोनों को आवाज दी और पक्षी के शव को गुफा तक ले जाने का निर्देश दिया। किसी सच्चे अनुयायी की भांति उन्होंने बिना एक शब्द कहे उस भारी शरीर को घसीटना शुरू कर दिया। अब गुफा के भीतर से लोग भी बाहर निकल आए थे और मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। यह हमारी जनजाति के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अपनी पुरानी जीत के निशानी के तौर पर मैंने वे सुंदर पंख अपने पास रख लिए और बाकी का सामान कबीले के अन्य लोगों को सौंप दिया। संकट के बादल छंट चुके थे और अब समय था अपनी कला को निखारने का। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद मैंने जंगली लताओं से 2 मजबूत टोकरियां बुन ली। उनमें शिकार किए गए पक्षी के अवशेष डाले और नदी की ओर चल दिया। कबीले की एक बुजुर्ग महिला मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर मेरे पीछे लग गई और वे 2 छोटे बच्चे अपनी आंखों में कौतूहल लिए मेरे पीछे दौड़ पड़े। वे देखना चाहते थे कि उनका यह बड़ा भाई अब क्या नया चमत्कार करने वाला है। नदी के किनारे पहुंचकर मैंने पानी की लहरों को ध्यान से परखा। वहां का नजारा डरावना भी था और रोमांचक भी। पानी इतना साफ था कि जलीय जीवन का हर संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का शिकार कर रही थीं। नदी का वह हिस्सा शिकारियों से भरा हुआ था, लेकिन वहां भोजन की कोई कमी नहीं थी। मैंने एक सही स्थान चुनकर टोकरी को पानी में उतारा। ताजे खून की महक पानी में फैलते ही हलचल मच गई। देखते ही देखते दर्जनों मछलियां उस मांस के लालच में टोकरी के भीतर समाने लगी। जब मैंने टोकरी को ऊपर खींचा तो उसमें 4 विशाल मछलियां तड़प रही थीं। हैरानी की बात यह थी कि मछलियां भागने के बजाय और अधिक संख्या में वहां जमा होने लगी। उन्हें इंसानी चालाकी का कोई अंदाजा नहीं था। यह किसी जादू से कम नहीं था। इतनी आसानी से इतना सारा भोजन। मेरे पीछे खड़े तीनों लोग फटी आंखों से यह सब देख रहे थे। मैंने एक मछली निकाली और उसे साफ कर उसका एक टुकड़ा चखा। मुझे कच्चा मांस खाते देख वे दंग रह गए, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह एक नया और भरपूर खाद्य स्रोत है। उस बुजुर्ग महिला की आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठी। मैंने तुरंत काम का बंटवारा किया। महिला और एक बच्चा मछलियों को साफ करने लगे, जबकि दूसरा बच्चा उन्हें लकड़ियों पर लटकाने लगा। पूरी दोपहर की मेहनत के बाद हमारे पास 200 से अधिक मछलियां थीं। हमने कबीले से और लोगों को मदद के लिए बुलाया और मछलियों का वह पहाड़ लेकर गर्व के साथ गुफा की ओर चल पड़े। उधर कबीले का मुख्य शिकारी दल अभी अभी लौटा था। उनके पास केवल कुछ खरगोश और पक्षी थे, जो पूरे कबीले के लिए नाकाफी थे। लेकिन जब बच्चों ने मछलियों का वह विशाल ढेर उनके सामने रखा, तो कबीले का शोक दावत के उत्साह में बदल गया। मुखिया की मृत्यु का दुख अब आने वाले कल की सुरक्षा के नीचे दब गया था। शाम को मुखिया का अंतिम संस्कार किया गया। आग की लपटें आसमान छू रही थीं और पूरा कबीला वहां मौन खड़ा था। लेकिन उस सन्नाटे में भी भूख से मिली आजादी की एक नई ऊर्जा थी। एक नए खाद्य स्रोत के साथ मैंने अपने नए राज्य का विश्लेषण किया। जनसंख्या 52, 8 वयस्क पुरुष, 15 महिलाएं, बाकी बच्चे। आग जलाने वाला बुजुर्ग था, सबसे बुजुर्ग होने के नाते सबसे बुद्धिमान, लेकिन आज से वह प्लेयर 2 फीट बन गया था। मैं तेजी से सबके दिलों में एमवीपी की जगह ले रहा था।
फिर था सिक्स फिंगर्स, एक लकड़ी के क्लबों को पसंद करने वाला लड़का। शायद इनब्रीडिंग का नतीजा, सबसे तेज उपकरण नहीं। उसके बाद फेदरनेक, थोड़ा सभ्य दिखने वाला क्लब वाला। और बोननेक, उसका हथियार उसके नाम के अनुरूप एक पत्थर। अलग खड़ा था 15 साल का एडजलॉर्ड, 1 ईयर 4 निशान वाला चेहरा। उसका हथियार हड्डी का एक नुकीला भाला। 1 ईयर के बगल में बीस्ट टूथ, 17 साल। पिछले मुखिया का बेटा, 2 साबरदांतेदार बाघ के दांत, प्रत्येक 1 फुट से अधिक लंबा। और आखिर में बिग पावर्स, जनजाति का टैंक, मांसपेशियों का एक विशाल ढेर। उसका हथियार सरल लेकिन जंगली था, एक विशाल जांघ की हड्डी, असल में केवल 1 ईयर, बीस्ट टूथ और बिग पावर्स ही जनजाति की एलीट लड़ाकू क्षमता माने जाते थे। तब तक मुखिया की शव पूरी तरह से जल गई थी, आसमान में अंधेरा छा चुका था। बुजुर्ग के नेतृत्व में सब गुफा में लौट आए राशन बांटने के लिए। चूंकि कोई नहीं जानता था कि मछली कैसे खाई जाती है, मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा। मैंने एक ग्रेड मछली ली, ट्यूटोरियल मोड शुरू किया और उन्हें हड्डियां निकालना सिखाया। उन्होंने मेरी नकल की और खाना शुरू कर दिया। शायद उम्र भर में पहली पेट भर खाने के कारण डोपामाइन असली था। उन्होंने खाया, चीखे, नाचे। यह दृश्य देखकर मेरे सीने में एक अजीब गर्माहट हुई। एक परिवार। मैंने वहीं प्रण ली, मैं इस जनजाति को खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंचाकर रहूंगा। दावत के बाद सींग वाले बुजुर्ग ने कोयले से गुफा की दीवार पर मेरी मछली पकड़ने की महाकाव्य कथा बनानी शुरू कर दी। इस बीच मैं औरतों को बुनाई की कला सिखा रहा था। मैंने रस्सियों को मिलाकर एक बैकपैक बनाया। अब उन्हें फल ढोने के लिए जानवरों की खाल बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। दक्षता 100% प्लस। औरतें उस बैग को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई गुच्ची पर्स हो, उसे पहनने के लिए बेकरार। वे कल बेलें इकट्ठा करके अपने लिए बनाने को राजी हो गईं। अगले कुछ दिनों में मैंने औरतों को टोकरियां और थैले बुनना सिखाया, जिससे संसाधनों को ढोना आसान हो गया। बदले में उन्होंने मुझे हिरण की खाल भेंट की, जिससे मैंने अपने लिए एक रक्षक कवच बनाया। लेकिन मेरा अगला बड़ा लक्ष्य कुछ और था। मैं जानता था कि ये लोग मेरी पीठ थामे हुए हैं। अगली सुबह मैं सूरज से पहले उठा। अपने स्पेशल फोर्सेस कॉम्बैट ड्रिल से गुजरने के बाद मेरा गला आग की तरह जल रहा था। मैंने सामुदायिक पत्थर के पानी के कुंडे को घूरा, घिनौना। कोई रास्ता नहीं कि मैं उस बैक्टीरिया के तालाब से पीऊं। मैंने सोचा, मिट्टी के बर्तन बनाने का समय आ गया है। जाति गुफाओं से बाहर निकलने लगी, लेकिन आज शिकार का दिन नहीं था। बुजुर्ग ने हर सक्षम आदमी को चौक में बुलाया। उसके हाथों में हरे पंखों का ताज था, शीर्ष शिकारी का प्रतीक। नया मुखिया चुनने का समय था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं घूमा और नदी की ओर जाने लगा। मैं तकनीकी रूप से यहाँ सिर्फ एक माइनर हूँ, मैंने सोचा। लोकतंत्र मेरी समस्या नहीं है। मैंने मुश्किल से 2 कदम उठाए थे कि 1 ईयर चिल्लाया। उसने मुझे वापस बुजुर्ग के पास घसीट लिया। मैं उलझन में था जब तक बुजुर्ग ने शांति का इशारा नहीं किया। आश्चर्य! जनजाति ने मेरी शक्ति को पहचान लिया था। उन्होंने मुझे गद्दी के लिए नामांकित किया। ओह, मैं मुस्कुराया। ठीक है, अगर मैं मुखिया बनूं तो मैं सबको आदेश दूंगा। मैं अंदर हूं। चुनाव के नियम सरल और क्रूर थे। कोई हथियार नहीं, कोई हत्या नहीं। आखिरी खड़ा रहने वाला जनजाति पर राज करेगा। प्रीलिम्स एक खूनी दंगल थी। 1 ईयर, फैंग टूथ और जाइंट फोर्स ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को कुचल दिया। फाइनल शुरू हुआ। मैंने पीछे रहकर अपने शिकार का विश्लेषण किया। पहले 1 ईयर बनाम फैंग टूथ, कच्ची प्रवृत्ति की गंदी लड़ाई। बिना किसी तकनीक के 1 ईयर में सहन शक्ति की कमी थी, लेकिन उसका दिल शेर का था। उसने एक मौका देखा। एक दहाड़ के साथ उसने फैंग टूथ को धूल में चटकाया। फैंग टूथ हार गया। 1 ईयर ने हरे पंखों के ताज पर नजर डाली, जीत की एक आदिम चीख। लेकिन उसका जश्न अधूरा था। एक परछाई उस पर गिरी। जाइंट फोर्स आगे बढ़ा, लगभग 7 फुट लंबा। वह लोहे के मीनार की तरह लग रहा था। 1 ईयर एक पल के लिए हिचका, लेकिन उसके शब्दकोश में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने आत्मघाती हमला किया। व्यर्थ। उसे छूने से पहले ही जाइंट फोर्स के फावड़े जैसे हाथों ने उसके कंधों को पकड़ा। एक गरज, और 1 ईयर चिथड़े की तरह उछल गया। बाम! वह 10 मीटर दूर जमीन पर गिरा। बेहोश। जॉइंट फोर्स ने अपनी छाती पिटी। वो ताज लेने ही वाला था। 1 मिनट रुको। एक तेज आवाज ने शोर को काटा। जैसे ही विशालकाय की गंदी उंगलियों ने ताज को छुआ, मैं अंदर घुसा। बिजली की तरह ताज को मैंने उसके हाथों से ले लिया। जो जीतेगा वही इस कबीले का राजा कहलेगा, यही कानून है। हैरान नजरों के बीच छोटा चैलेंजर और दानव रिंग में आ गए।
जॉइंट फोर्स ने मुझे नीचे देखा। मैं मुश्किल से उसकी छाती तक पहुंचता था। उसकी नजरों में तिरस्कार था। मैंने न्योते का इंतजार नहीं किया, मैं हवा में फटा। मैंने उसकी जांघ पर सीढ़ी की तरह पैर रखा, हवा में उछला और एक विनाशकारी घुटना सीधे उसकी थोड़ी पर मारा। यह एक दिल की धड़कन में हुआ। विशालकाय ढह गया, एक ध्वस्त इमारत की तरह। जनजाति स्तब्ध थी। ये जॉइंट फोर्स था, जनजाति की युद्ध मशीन, और मैंने उसे एक ही वार से हरा दिया। असंभव। बुजुर्ग उत्तेजना से कांप रहा था। एक पूर्वाभास ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। ये लड़का हमें गौरव की ओर ले जाएगा। जनजाति फूट पड़ी। उन्होंने मुझे पकड़ा और आसमान में उछाल दिया। तारांकन एक नए राजा का जन्म हुआ था। तारांकन सिर्फ 2 दिनों में मैंने उन्हें चमत्कार दिखाए थे। दिल में वे सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। बुजुर्ग ने मैले कुचले पंख वाली टोपी उठाई और ऑकवर्डली मेरी तरफ देखा। प्राचीन विरासत नष्ट हो गई थी, लेकिन बुजुर्ग अनजान था, मैंने उस बदसूरत चीज को जानबूझकर नष्ट किया था। कोई रास्ता नहीं कि मैं अपने सिर पर हरे पंखों की ताज पहनूं। अचानक जमीन कांपी। जाइंट फोर्स ऊपर था और वह गुस्से में था। परिणामों को नजरअंदाज करते हुए वह पागल बैल की तरह मुझ पर झपटा। मैंने पलक नहीं झपकाई। मैं नीचे झुका। जैसे ही उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैंने उसकी 2 उंगलियां पकड़कर आगे की ओर तोड़ दी। मैं पानी की तरह उसकी पीठ की ओर बह गया। घुटने के जोर पर एक त्वरित लात, दानव फिर से धूल में गिर गया। जितना वह संघर्ष करता, दर्द उतना ही बढ़ता। 2 मिनट से भी कम में जनजाति का सबसे ताकतवर योद्धा धूल में रो रहा था, दया की भीख मांग रहा था। मैंने अपने हाथ झटके और रोते हुए विशालकाय को छोड़ दिया, फिर एक बॉस की तरह गुफा में चला गया। बच्चे पागल हो गए। उनके हीरो ने राक्षस को पालतू बना लिया था। औरतें पहले से ही गपशप कर रही थीं। क्या तुमने देखा कि बेले कहाँ हैं? आज रात मुखिया हमें बुनाई सिखाएगा। कुछ ही पलों में मैं रूपांतरित होकर बाहर आया। चिकनी हिरण की खाल का कवच पहने, सांप की खाल की पट्टी से बंधे काले बाल। मैं तेज, स्वच्छ, घातक लग रहा था। यह एक शासक की नजर थी, एक शैली जो प्राचीन राजवंशों और सभ्य शक्ति की फुसफुसाहट थी, सभ्यता की ओर पहला कदम। अपने लोगों की तारों भरी नजरों के तहत मैंने कमान संभाली। पहला काम, फसल टीम। 8 महिलाएं अपनी नई बुनी टोकरियों के साथ निकलीं। उन्हें अब बुजुर्ग की सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। 6 गर्भवती माताएं बेस पर बच्चों की देखभाल करने लगीं। बड़े बच्चों को खरपतवार निकालने भेजा गया, जबकि एक औरत 2 लड़कों को नदी पर ले गई। मछली पकड़ने की प्री का समय था। सबके पास अपना मिशन था, बॉस को छोड़कर। मेरे पास खाली शेड्यूल था, मास्टरमाइंड के लिए एक उबाऊ दिन। फिर वह आदमी था जिसने अपना पूरा जीवन एक पत्थर का कटोरा घिसने में बिताने की कसम खाई थी। उसे मिट्टी के बर्तनों का काम सौंपो, कृपया। उसके लिए बारीकी चाहिए, ताकत नहीं। मुझे उसके लिए एक अलग लक्ष्य ढूंढना था। कल की पकड़ अभी भी कच्ची थी। इस नमी में बिना नमक के सूर्यास्त से पहले मांस सड़ जाता। अगर हम इसे धुएं में सुखाएं तो वह खाना वर्षों तक चलता है। मैंने उस विशाल क्रिप्ल वाले आदमी, क्रिप्ल गाय को मांस धुया पर सुखने की एक क्रैश कोर्स दिया और बाकी उस पर छोड़ दिया। मैंने गुफा के सामने एक समतल जगह देखी और जमीन खोदी। भट्टा बनाने का समय था। मैंने अधिकतम दक्षता के लिए 3 स्तरीय संरचना डिजाइन की, नीचे हवा के प्रवाह के लिए, बीच में ईंधन के लिए और शीर्ष पर बर्तनों के लिए। 4 घंटे पसीना बहाने के बाद यह तैयार हो गया, लेकिन गीला भट्टा बेकार था। मैंने कल के 2 मछली पकड़ने वाले बच्चों को बुलाया। उनका काम था आग जलाना और इस भत्ता को सुखाना, ताकि दोपहर तक हम इसमें बर्तनों को सुखा सके। सब कुछ सुचारू रूप से चलने के साथ मैं बर्तन बनाने वाले मिट्टी की तलाश में नदी के किनारे गया। मुझे एक विशाल चिकना बोल्डर भी मिला जो मेरे वर्कस्टेशन के रूप में काम करेगा। मैश, गूंथ, ढालना। मैंने एक सपाट मिट्टी का पैनकेक बनाया, फिर कुंडलियां बेली, उन्हें परत दर परत चढ़ाया, सीमों को चिकना किया और वॉयला, पहला प्रोटोटाइप तैयार था। एक छोटा पानी का बर्तन। यह सुंदर नहीं था, लेकिन यह प्रगति थी। मैंने दोहराया जब तक मेरे पास 4 और बर्तन बनके तैयार नहीं हो गए। मैंने उन्हें गुफा के पास हवा में सूखने के लिए रखा और फायर कीपर्स को आदेश दिया, बिना अनुमति छूना मना है। फिर आए कुकिंग पॉट्स, 2 हैंडल वाले जार और 1 दर्जन कटोरे। मैं कला संग्रहालय की गुणवत्ता नहीं चाहता था, मुझे बस उन्हें काम करना था। मैं चिंता करने से खुद नहीं रोक सकता था, इनमें से कितने वास्तव में आग में बचेंगे। दोपहर के मध्य तक अब यह काफी था। मैंने अपनी नाजुक रचनाओं के साथ भट्टा लादा। बच्चे और क्रिप लगाए आदमी अविश्वास में देख रहे थे। उनके नए नेता ने एक दिन में उनसे अधिक बर्तन बनाए थे जितने उन्होंने जीवन भर देखे थे। लेकिन उनकी नजरों में संदेह था, खासकर क्रिप लगाए। वह फटा हुआ था, आधा चमत्कार चाहता था।
आधा तबाही की प्रार्थना करता था। अगर मैं सफल हो गया तो उसके पत्थर घिसने के सालों का काम पूरा मजाक हो जाएगा। मैंने उनकी नजरों को नजरअंदाज किया। जैसे ही सूरज डूबा, जनजाति लौट आई। औरतें विजयी नायकों की तरह लग रही थीं। उनकी नई टोकरियां जंगली फलों और विशाल बेलों से भरी हुई थीं। लेकिन आदमी खाली हाथ नहीं लौटे। दो विशाल टर्की जानवर, अंडों का एक समूह, कुछ खेत के चूहे और 100 से अधिक मछलियां। यह एक दावत के योग्य बड़ी पकड़ थी। हमारे पास आज खाने के लिए पर्याप्त था और बाद के लिए संरक्षित करने के लिए भी। यहाँ तक कि गर्भवती माताएं भी आराम कर सकती थीं, यह जानकर कि पेंट्री भरी हुई थी। मैंने वेंट से झांका। बर्तन सफेद गर्म चमक रहे थे। परफेक्ट आग बुझाने और भाग्य को अपना काम करने देने का समय था। हम उन्हें रात भर ठंडा होने देंगे। भव्य अनावरण सुबह होगा। सब थके हुए थे, लेकिन पहली बार गुफा में गर्म मुस्कानें जगमगा रही थीं। भूख का डर खत्म हो गया था, लेकिन असली हाइलाइट, मैंने उन विशाल पक्षियों को एक पौराणिक स्टीम्ड चिकन डिश में बदल दिया। उनके लिए यह जीवन भर का भोजन था, मेरे लिए यह बेस्वाद था। सिर्फ एक चुटकी मोटे नमक के साथ। इसका स्वाद कार्डबोर्ड जैसा था। नमक इस दुनिया में सफेद सोना था। दूर की जनजातियों से व्यापार किया जाता था। मैंने अपने दिमाग में गणित किया, क्या ये मिट्टी के कटोरे मेरे फ्लेवरटाउन की टिकट हो सकते हैं? रात के खाने के बाद महिलाएं सीधे बुनाई पर लग गईं। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि टोकरी ढोना किसी भी दिन कुछ न ढोने से बेहतर है। कम श्रमिक, दोगुनी पैदावार, यह दक्षता है। मैंने वह फर भी बांट दिए जो मैंने इकट्ठा किए थे, ताकि बच्चे आज रात गर्म सो सकें। अगली सुबह मैं सूरज से पहले उठा। यह मेरे भट्टे के लिए निर्णय दिवस था। शमन ने घबराते हुए बुजुर्गों को खींच लिया। मैं शांत था, लेकिन मेरा दिल तेज धड़क रहा था। नमकीन मांस सूप के मेरे सपने पकी हुई मिट्टी के इस ढेर पर निर्भर थे। मैं सूखा, बेस्वाद भुना हुआ मांस खाने से इतना तंग आ चुका था, ऐसा लग रहा था मानो मैं लूट बॉक्स खोल रहा हूं। मैंने ढक्कन उठाया। बूम! बर्तन एक जीवंत लाल मिट्टी के रंग से चमक रहे थे। गर्मी इतनी तीव्र थी कि सतह एक प्राकृतिक चमकदार शीशे में पिघल गई थी। क्ले मास्टर ने एक कटोरा छीन लिया, उसे पवित्र अवशेष की तरह रगड़ा, फिर अपनी छड़ी फेंकी और पागलों की तरह गुफा की ओर भागा। सेकंड बाद वह चिल्लाता हुआ वापस आया, अपने हाथों में एक कटोरा पकड़े, बिना एक बूंद गिराए पानी से भरा हुआ। उसने इसे ट्रॉफी की तरह दिखाया। मैं मुस्कुराया और अनलोड करना जारी रखा। बर्तन और पानी के जग, दोषरहित, एक भी दरार नहीं, केवल हाई ग्रेड आइटम। चम्मच आपदा थे, पिघलकर एक ढेर बन गए और 20 कटोरे में से केवल 12 बचे। लेकिन मैं उन संभावनाओं को लूंगा। जैसे ही लाल सोने का प्रत्येक टुकड़ा भट्टे से बाहर आया, जनजाति हांफने लगी। यह सिर्फ झटका नहीं था, यह शुद्ध अमिश्रित परमानंद था। बुजुर्ग उत्तेजना से कांप रहा था, लेकिन उसने पूछने के लिए अपना संयम रखा, यह क्या जादू है? इससे पहले कि मैं एक अच्छी एकलाइनर ड्रॉप करता, दो बच्चों ने मेरे लिए चमत्कार समझाने में छलांग लगा दी। यह मिट्टी से बना है, लेकिन मैंने सीधे मुद्दे पर बात की, क्या हम इसे नमक के लिए बदल सकते हैं? मैंने बुजुर्ग को इशारा किया, लेकिन उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरा दूसरा सिर उग आया हो। उसकी नज़र चिल्ला रही थी, तुम अज्ञानी मूर्ख। उसने बर्तनों की ओर, फिर हमारे लोगों की ओर इशारा किया, अपनी मूल भाषा में बड़बड़ाते हुए कि ये चीजें कितनी कीमती थीं। जब मुझे अंततः समझ आया तो मेरा जबड़ा गिर गया। इन कटोरों में से सिर्फ एक की कीमत एक इंसानी जान के बराबर थी। एक स्वस्थ लड़का या दो लड़कियां, बड़े जार अमूल्य कलाकृतियां थीं। इस दुनिया में एक जलरोधक कंटेनर परम विलासिता है। पत्थर के कटोरे बनने में जीवन भर लग जाता है। इस भंडार के साथ अन्य जनजातियां न केवल नमक का व्यापार करेंगी, वे अपनी आत्माओं का व्यापार करेंगी। सुनो नौसिखियों, ज्यादातर आदिम मुखिया सोचते हैं कि बहुत ज्यादा लोग भूख का सीधा रास्ता हैं, लेकिन मैं लो सांग बिल्कुल अलग नियमों से खेलता हूँ। ज्यादा लोगों का मतलब ज्यादा किसान, ज्यादा योद्धा और कहीं ज्यादा ताकत। यह साधारण गणित है। जनसंख्या बढ़ाना जनजाति को लेवल अप करने और मिक्स में नया खून डालने का एकमात्र तरीका है। साथ ही एक बड़ा जीन पूल का मतलब है कम उत्परिवर्तन। उन 6 उंगलियों वाले बच्चों को अलविदा। मास्टर प्लान तैयार था। मैंने तुरंत व्यापार मिशन क्वेस्ट ट्रिगर किया। बुजुर्ग और एलीट शिकार दस्ता बाहर निकला। इन्वेंट्री चेक, एक पानी का जार, एक मिट्टी का बर्तन और 3 चीनी मिट्टी के कटोरे। उद्देश्य मानव संसाधन और उस मीठे सुगंधित नमक को सुरक्षित करना। विनिमय दर, एक पानी के जार के बदले 2 वयस्क महिलाएं और एक कुकिंग पॉट के बदले 2 किशोर लड़के। चीनी मिट्टी के कटोरे केवल नमक के लिए थे, लेकिन अगर दूसरा पक्ष दिवालिया था तो वह एक और लड़की के लिए समझौता करेगा। बर्तनों पर वाइफ्स को प्राथमिकता देना, क्लासिक रणनीति। जैसे ही मैंने आदेश दिए, व्यापार दल बाहर निकल गया।
इस बीच मैं बेस पर रुका, बाकी जनजाति के लिए दैनिक कार्यों का सूक्ष्म प्रबंधन करता रहा। उनका गंतव्य पश्चिम में एक जनजाति थी। एक पहाड़ जीतने और एक घाटी में दौड़ने के बाद स्क्वाड रिकॉर्ड समय में लक्ष्य स्थान पर पहुंच गया। यह जगह हान जनजाति से थोड़ी बड़ी थी, लगभग 80 से 90 एनपीसी। चूंकि ये दोनों जनजातियां अक्सर व्यापार करती थीं, पश्चिम जनजाति के गंजे नेता ने तुरंत उनका स्वागत करने के लिए बाहर आना किया। कुछ त्वरित एनपीसी क्षति के बाद बुजुर्ग ने अपनी इन्वेंट्री से एक चीनी मिट्टी का कटोरा निकाला। हम इसके लिए नमक चाहते हैं। गंजे की आंखें लगभग उसकी खोपड़ी से बाहर कूद गईं। अपने कूड़ेदान पत्थर की बाल्टियों की तुलना में यह चीनी मिट्टी का कटोरा पौराणिक टियर लूट की तरह था, चिकना, हल्का और परफेक्ट। बिना हिचकिचाहट के उसने अपने 2 मिनियनों को सामान लाने का आदेश दिया। उन्होंने नमक का एक छोटा थैला सौंप दिया, लेकिन बुजुर्ग प्रभावित नहीं हुआ। उसने निराश पिता की तरह अपना सिर हिलाया, काफी नहीं, हमें और चाहिए, और इस बार हम अपने साथ 2 महिलाएं ले जा रहे हैं। बूम। बुजुर्ग ने समूह के टैंक को विशाल पानी के जार का खुलासा करने का इशारा किया। गंजा जम गया, उसका जबड़ा फर्श से टकराया। वह पत्थर का कंटेनर विशाल था, यह पानी का एक समुद्र संग्रहित कर सकता था। लेकिन फिर तर्क ने किक मारी, एक जार के लिए 2 मूल्यवान श्रमिक। फसल के मौसम के दौरान यह एक खड़ी कीमत है। शरद ऋतु में श्रम खोने का मतलब सर्दी में भूख हो सकता है। फिर भी उस शानदार जार को देखकर लालच जीत गया। वह मुस्कुराया और सौदा स्वीकार कर लिया। कम मुंह खिलाने का मतलब कम खाद्य खपत है न? उसने खुद को समझाया कि यह एक बड़ी जीत थी। उसे लगा कि उसने बोझ कम किया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह मेरे बढ़ते हुए साम्राज्य की नींद में ईंटें लगा रहा था। यह तो बस एक महान गाथा की शुरुआत थी। जुड़े रहिए इस सफर में, क्योंकि अभी बहुत से साम्राज्य बनने बाकी हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।